हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल की डेट जो है, एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। लगभग सभी रीजन्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। आज नॉर्थ रीजन की भी अनाउंस हो चुकी है। नॉर्थ रीजन की सबसे लेट आती है डेट, है ना। तो आप एग्जाम डेट जो है वो 9 या 10 तारीख से जो है लगभग शुरू होने वाले हैं। और शुरू होने से पहले जीके की वेटेज आपको पता ही है, ज्यादा हो गई है अब। तो जीके को लेकर के हम लोग एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। टिल एग्जाम ये चलता रहेगा, ठीक है। डेली हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट जो है बना करके आपको कराएंगे। और इसमें से काफी आप लोग देखेंगे, काफी सारे प्रश्न जो है ना, अधिकतर प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में एज इट इज फंसते हुए नजर आएंगे। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका अगर एग्जाम है सीजीएल का तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि अगर आपको किसी सवाल का आंसर अगर आता है जीएस में तो आप वीडियो को पॉज करके जो है उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये जो पहला सेट है ये मैंने हिंदी में ही रखा है, लेकिन आने वाले सेट जो है वो मैं बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है डैश किसी देश या देश से एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय आधार आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? ध्यान सुनना आप लोग। किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, ठीक है, जनसांख्यिकी आर्थिक सामाजिक आंकड़ों को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखना आप लोग। जनगणना जो है इसको जनगणना कहा जाता है। जनगणना में क्या होता है? एक विशिष्ट टाइम पे, एक फिक्स पीरियड पे। आपको पता है भारत में जनगणना कब हुई थी? 2000, हर एक 10 साल पे होती है जनगणना भारत में, है ना। और हर एक फिक्स टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है। जब एक फिक्स टाइम पे हम लोग किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी सभी आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये टाइम जो है अलग अलग देश का अलग अलग हो सकता है। भारत में फिलहाल वर्तमान में 10 साल है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग और बताइए कि क्या इसका आंसर जो है वो हो सकता है। M1 M2 M3 और M4। देखिए आपको पता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ना मुद्राएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। M1 मुद्रा का एक प्रकार होता है, ठीक है ना। M2 एक मुद्रा का प्रकार है, M3 एक मुद्रा का प्रकार है, M4 एक मुद्रा का प्रकार है। किसका क्वेश्चन बन जाता है? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बन जाता है। किसका बन जाता है? इकोनॉमिक्स का बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा M3 हो जाएगा, ठीक है। M3 का मतलब क्या होता है? M3 मुद्रा जो है वो आपूर्ति के माप का सबसे बड़ा साधारण रूप है, ठीक है। देखो आपूर्ति का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट, है ना। जैसे आपको मुद्रा चाहिए तो तुरंत आपको मिल जाए, लिक्विडिटी जिसमें रहे, एक तरह से तरलता जिसमें रहे। तो जैसे बैंकों में जो जमा पैसा है, तरलता उसमें है, तो उस प्रकार की मुद्रा इसमें काउंट होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, पहला, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारतीय संविधान जो है केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। तो देखिए हमारे देश में जब किसी जज को हटाया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो अगर हाई कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसको हटाने के लिए हमें महाभियोग के प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो जजों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। इनको हटाने के लिए संविधान में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया दी गई है, बहुत ही एक हार्ड चेन एक जिसको फॉलो करना है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है हमें, तो हमें पहले उसको लोकसभा में उसके खिलाफ हमें बिल लेके आना पड़ेगा। और वो बिल पहले लोकसभा से पास होगा। वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। और एक सदन से पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद वो प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान निर्धारित करता है। ऐसे किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। जो जुडिशरी होती है गाइस वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के रूल रेगुलेशन पे काम नहीं करती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन।
जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? देखो मेंडलीफ ये सब जो है ना, ये क्या है, ये लोग साइंटिस्ट है ना, तो साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जिस समय इसने अपना काम शुरू किया, जब इस समय अपने साइंस में जब ये बंदा आया तो उस समय कितने तत्व जो थे वो ज्ञात थे? तो अभी तो काफी ज्यादा है, लेकिन उस समय जिस समय मेंडलीफ ने काम करना शुरू किया था उस समय जो तत्वों की संख्या थी वो 2 थी। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? आंसर नंबर 2, यानी कि 29 तत्व थे टोटल। कितने थे? 29 तत्व थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5 मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को, बहुत ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, तो इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स है ना, स्टैटिक जीके सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो छठे का आंसर जो है वो फर्स्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री जो थे, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए जो है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनरली हम इसमें यूपी का नाम भी हमारे दिमाग में आता है कि वहां के सीएम जो थोड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बताइए। देखिए भारत में जितने भी गेम्स होते हैं जिसमें हम ओलंपिक में या किसी भी अदर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भारत में जितने भी कंपटीशन खेले जाते हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी एक कमीशन बनाया है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। तो सीसीआई का जो है अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया रवनीत कौर को। किसे चुना गया है? रवनीत कौर को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला या पहली गायिका है? इनमें से कौन सा भारतीय संगीतकार है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, जिनको जो है प्राप्त, जिन्होंने सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? बताइए। अगर आपको वीडियो इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनना आप लोग। ये क्वेश्चन था हमारा, निम्न कौन सा भारतीय संगीतकार जो है जिसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति? पता ऐसा संगीतकार जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, काफी पहले की बात है इसलिए नाम काफी कम रिसेंट में सुनने को मिलता है। ठीक है ना, तो MS सुब्बुलक्ष्मी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये तो स्टैटिक या हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, हरिदास ठाकुर ने की थी, ज्योतिबा राव फुले ने की थी, या फिर घासीदास ने की थी? क्वेश्चन नंबर 8, सत्य शोधक समाज। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा राव फुले ने की थी। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम बताइए आप लोग। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था उस किताब का? किताब का नाम था गुलामगिरी। ठीक है, तो थर्ड आंसर। आगे की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले कौन सी शैली यूज किया हम लोगों ने? तो संस्कृत का यूज किया है, पाली का यूज किया है, सिंधु का यूज किया है, या ब्राह्मणी का यूज किया है? क्वेश्चन नंबर 9, लेखन शैली में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है? बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हमें लगेगा कि ये कहां पे मिलेगा, लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है कि कईयों के दिमाग में चल रहा हो क्या इसका आंसर संस्कृत है, लेकिन मैं बता दूं कि इसका आंसर संस्कृत बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
आपको पता है कि हमारे जो ज्ञात सोर्सेज हैं, जितना हम जानते हैं उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। और आपको पता है कि सिंधु घाटी की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लिखी तो जाती थी, वो लोग लिखते थे, लेकिन इसको पढ़ी नहीं गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखने की जो शैली है वो किससे डेवलप हुई है? सिंधु लिपि से डेवलप हुई है। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? ये लोग लिखने के लिए इमेजेस का प्रयोग करते थे, और पहली लाइन वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, और दूसरी लाइन वो लोग लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे लिखा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे प्रारंभिक भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रारंभिक शैली लिखने की क्या थी? सिंधु लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? भारत की पहली आर्थिक जनगणना, जब पहली बार भारत की जनगणना हुई तो केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किस वर्ष के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर लगभग सभी देशों में आयोजित की गई थी? लक्षद्वीप में नहीं हुआ था यह आयोजन, बाकी सब जगह पे हमने सभी जगह की जनगणना को हमने इसमें इंक्लूड किया था। बताइए क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए, और फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है 1977। ठीक है, भारत की जो जनगणना है, ठीक है, आर्थिक जनगणना है, वो केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देशों में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? महिलाओं को कितनी सीटें मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 11, देखिए महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 2023 में इसका विधेयक पारित हुआ। इससे पहले भी पारित हो चुका था, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, निर्वाचन के लिए, तो विधानसभा में और संसद में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को जो है ना रिजर्व कर दिया गया। 33% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। अगला, बारात हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बारात त्योहार बारात जो है वो हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकण, संथाल, गोंड और भील, या फिर मुंडा जनजाति के द्वारा? बताइए। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं इसका बताता हूं। देखिए बारात जो है, जो हिंदू त्योहार है, ये वर्ली और कोंकण जनजाति के द्वारा जो होता है मनाया जाता है। कोंकण जनजाति वो जो आपका वेस्टर्न घाट्स में है ना, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत जो होता है गाइस, इसमें आपको पता है कि इस तरफ जो राज्य है GMGKK है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में कोंकण लोग हैं और वर्ली लोग हैं, वो इसको मनाते हैं। और ये जो त्योहार है ये किसके इक्वल है? तो ये दिवाली के इक्वल मनाया जाता है इसको, मतलब जैसे ओकेजन दिवाली में होते हैं वैसे सेम इसमें किए जाते हैं। अगला, एथलेटिक में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। पता, एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स जो है गाइस वो IAAF में किस वर्ष से पूरी तरह से एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल कंपटीशन बन चुका है। एथलेटिक्स को पहले इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन किस वर्ष के बाद से इसको पेशेवर कंपटीशन यानी कि प्रोफेशनल रेसलिंग जो है वो माना गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 1997। 1997 से पहले इसको पेशेवर प्रतियोगिता के रूप में नहीं माना जाता था, लेकिन 1997 के बाद इसको पेशेवर प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही आसान है। रंगास्वामी कप का संबंध जो है किस खेल से है? ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। बहुत ही कॉमन है, मैं बताने जा रहा हूं। इसका आंसर है आपका हॉकी। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा हम लोग का, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृतक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के डैश कालका बिंदनी घराने के प्रतिपादक हैं।
तो ये किस घराने से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज? ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, इनका जो घराना था, आप कमेंट कीजिएगा आंसर इसका। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित है। और ये जो है ना इनका द वे ऑफ डांसिंग, ठीक है ना, यह घराने का नाम होगा मे बी। ठीक है, कालका बिंदादीन जो है ना इसका घराना है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश उम्र के बालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो ये किस वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए ये होता है? मतलब कि माँ बाप कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए भेजेंगे? ये हमने कल एक वीडियो पढ़ी थी, संवैधानिक संशोधन, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, उसमें क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो दोबारा से रिपीट हो गया है। तो बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है माँ बाप जो है शिक्षा के लिए भेजेंगे। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य ऑलरेडी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको जोड़ा जा चुका है। कब जोड़ा जा चुका है? 1976 में। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। और इसी के तहत ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत आर्टिकल 21A में ये मौलिक अधिकार में भी इसको रखा गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको रखा गया है। ठीक है, तो कई तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। ये एक ऐसा चीज है बच्चों को एजुकेशन को लेकर के जिसको गवर्नमेंट ने 3 जगह पे रखा है। मूल अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में भी रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा है, और तीसरा ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन दे। आर्टिकल 51 है। 11th जो है वो हमारा 86वां संविधान संशोधन गई, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको अमेंड करके ऐड किया गया। अगला, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? देखो सुनो, 2018 का पूछा हुआ इन्होंने, किसको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला था? किस नृत्य कलाकार को मिला था? ठीक है, वो आपको आंसर बताना है। तो अखम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, डॉक्टर अरुण मोहिती या फिर एलएम इंदिरा देवी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है गाइस, इसका आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके इसको बताने की कोशिश करना आप लोग, इसका आंसर है सुरूपा सेन। क्या आंसर है इसका? सुरूपा सेन को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला। किस चीज के लिए मिला? उड़ीसी नृत्य के लिए मिला। उड़ीसी डांस कहां से बिलोंग करता है? उड़ीसा से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना की गई थी? आपको पता है कि हमारे देश में एक योजना आयोग था। इस योजना आयोग को हमने कब लिया था? इस योजना आयोग को हमने रशिया से लिया था, रूस से लिया था, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो योजना आयोग है, इसको 2015 से, इसको 1 जनवरी 2015 से इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और इसका नाम जो है क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। काम वही था, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और थोड़ी बहुत इसमें स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता था। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, पीएम होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे की बात करते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है। किसकी पहल है? किस विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया? क्या? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। किसकी शुरुआत है? क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 का आंसर आप लोग बताना, मैं बताता हूं। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करना आप लोग कि आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, मैंने काफी स्पीड में ही कराया, ज्यादा डिले नहीं किया, ज्यादा टाइम नहीं लिया आप लोगों का मैंने। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है आपका, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट में सर्व करता है। ठीक है। दूसरा, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत दिशा में कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है। देखो बैडमिंटन का जो खेल होता है, ठीक है,
उसमें क्या होता है, कभी भी याद रखना, एक तरफ एक पार्टी होती है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होती है, तो सर्वर और रिसीवर कभी भी एक ही तरफ खड़े नहीं हो सकते, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। और मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन के खेल में कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जब टाई हो जाता है तो सर्वर फेंकेगा रिसीवर, सर्वर कोई भी हो सकता है, जो सर्व कर रहा है वही सर्वर है ना। तो ना तो इसका स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ना ही ऐसा कोई रूल है ही नहीं है, ठीक है ना। ना ही इसका कथन 1 सही है, ना ही कथन इसका 2 सही है। तो आज के थे हमारे ये 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन फॉर जीके, ठीक है। कल हम इसके दूसरे मॉक टेस्ट में मिलेंगे। आप लोग बने रहिए चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच।